गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज फिर से हम आपके सामने हैं और आज हम फिर से पार्ट 7 संदेह का आगे का भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर है 47। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर कि स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे। पहले तो वो उनकी जब तबीयत ख़राब होने लगी और मनोरमा उनको मना करने लगी कि चुप हो जाइए, मत बोलिए, और उसके बाद जब वो किसी तरह से नहीं हुए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो आखिर हार कर कहती है कि मेरे लिए जहर मंगा दो तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाते हैं और फिर बड़ी कोमलता से अपनी पत्नी मनोरमा से कहते हैं, तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने, मुझे यह बातें न कहनी चाहिए। अब उन्हें ये बात ध्यान में आती है कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो ठीक नहीं था। दरअसल इस पूरी कहानी में दिखाया जा रहा है कि एक तो राम निहाल है, वो भी बड़ा कमज़ोर आदमी है, और यहाँ पर मोहन बाबू भी बड़े कमज़ोर से, मोरली बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, जबकि मनोरमा बहुत स्ट्रांग है। कहानी के अंत में हम देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों औरतें उभर कर आती हैं, श्यामा और मनोरमा। यहाँ पर दोनों ही पुरुष, राम निहाल और मोहन बाबू, दोनों ही बड़े कमज़ोर से, मोरली वो लोग बड़े कमज़ोर हैं। और उसके बाद में जब ये देखने में आता है कि श्यामा और मनोरमा दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं, अपने चरित्र से भी, अपने विचारों से भी, और उनमें वो उस तरह का बड़ी साफ गोई उनके अंदर है। उनके मन में किसी तरह का द्वंद्व नहीं चलता है, न ही वो किसी तरह के संदेह में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती हैं। तो यहाँ पर मोहन बाबू उनसे कहते हैं, ये भी बहुत कमज़ोर चरित्र वाले हैं इस कहानी में, कि वो तुरंत फिर क्या होता है कि अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने, मुझे बातें नहीं कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। और फिर वो थोड़ी देर में मनोरमा से माफ़ी भी मांगने लगते हैं। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे, और वो क्या है कि नीचे बैठकर उनके पैरों को अपने हाथों में लेके मनोरमा के और माफ़ी मांगने लगते हैं। अब पैर छुड़ाती हुई पीछे हाथ में थे, वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी, मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह शुद्ध और संकोच में उब चुब रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। तो मतलब उनका जो व्यवहार है उसे देखकर ये कि देखो अब ये क्या कर रहे हैं। सचमुच में मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसलता जा रहा था। जो छत वाली नाव थी, बजरा, वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। नक्षत्र यानी तारे जो थे, सितारे, वो आसमान में चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे। आश्रय खोज रही थी, उसे लग रहा है कि वो उसे सहायता मांग रही है। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भाव से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है, कि तुम अगर जो तुम देख रहे हो उससे मेरा अपमान होता है, तो प्लीज़ इससे मत देखो, इस और अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लो या अपना मुंह दूसरी ओर फेर लो। मैं चुप था। राम निहाल अपने बारे में कह रहा है, श्यामा को बता रहा है कि इन सब बातों के दौरान वह चुपचाप वहाँ पे था। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़ कर पैड़ी पर से फिर संभलती हुई उतरी, और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसके मन में एक उदासी थी, एक बोझ था, एक एहसास था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। अब राम निहाल से वो क्यों कहती है? क्योंकि वो ब्रज किशोर के ऑफिस में काम करता था, इसलिए वो उससे कहती है कि मेरी विपत्ति में मेरी सहायता नहीं करेंगे। उन्हें राम निहाल जो है वो
एक बहुत सभ्य समझदार व्यक्ति लगा, इसलिए उसने मनोरमा ने उनसे ये कहा। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। तो इस बार जब वो राम निहाल श्यामा को ये सारी बातें बता रहा था उस दिन की, पूर्णिमा की रात की, तो श्यामा ने एक गहरी दृष्टि डाली कि वो कहना क्या चाहता है, वो समझ क्या रहा है। उसको वो श्यामा समझना चाहती थी कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इन सब वार्तालाप में इसने इतना सब कुछ कहा, उसमें उसकी है क्या बात जो वो कहना चाह रहा है। इसलिए वो उसको गहरी आंखों से देखती है, एकटक देखती है। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? वो पूछती है कि और भी कुछ रखा है इसमें कहानी में तुम्हारी, या बस ख़त्म हो गई? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। तो इतनी सारी उसने भूमिका बांधी है, और उन सारी भूमिकाओं को बांधते हुए उसने इससे बांधे। तो श्यामा का कहने का मतलब था कि वो कहो जो ज़रूरी है, तो उसमें कुछ और भी बचा है तो वो कह दो। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। तो ब्रजमोहन जिसके यहाँ वो काम, जहाँ पर वो काम करता था, ब्रजकिशोर, उस वहाँ के उसके बारे में बात है ये कि वो चाहते थे कि मोहनलाल की संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए, क्योंकि मोहनलाल को वो पागल साबित करके अदालत में, और उनकी वही एक संबंधी है इसलिए उन पे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले उनकी, ये चाहता था। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। और मनोरमा जो थी उसने बाद में या बनारस में उनसे मिलने के बाद में जब वो वापस पटना चली जाती है, तो उसने वहाँ से राम निहाल को सारी बातें लिख लिख कर बताई थी कि किस किस तरह से ब्रजकिशोर जो हैं वो चालाकियाँ कर रहा है, और जो उनकी संपत्ति है उसको हड़पने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। उसने सारी बातें उनको बताई थी। तो वो कह रहा है कि अब इसमें पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, क्या ब्रजकिशोर ऐसा ही व्यक्ति है या क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना तो है कि ये संसार, इतना सत्य जानता हूँ कि ये संसार जो है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर ही चला करता है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा जो थी वो उसको तीखी दृष्टि से देख रही थी, यानी उसको एक टक घूरे जा रही थी। तो राम निहाल को लगता है कि जिस बात का शक मैं कर रहा हूँ उसी बात पर शक श्यामा भी शायद कर रही है। इसीलिए वो कहता है कि जो तुम समझ रही हो ठीक है, मुझे भी यही संदेह हो रहा है कि मनोरमा मुझे क्यों बुला रही है। अब श्यामा ने हंस कर कहा। अब ये सारी बातें जब राम निहाल की उन्होंने सुन ली तो श्यामा को बहुत ज़ोर से हंसी आई। वो हंसकर बोली, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुश्चरित्रा है, यानी वो बुरी स्त्री है, वो किसी पराये पुरुष को चाहेगी, पराये पुरुष से प्रेम करेगी? छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखूं तो हाथ में वह कौन सा चित्र है, और जिस चित्र को देखकर वो रो रहा था उस चित्र को वो देखने के लिए कहती है। क्या मनोरमा का ही? और क्या वो मनोरमा का चित्र है? वो चित्र ले लेती है। कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? लड़कपन यानी भोलापन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। तुमने खुद ही अपने हाथ से अपने आप को फांसी लगा ली है, इसका मतलब है। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया, यानी कि तुमने अपने मन को खुश रखने के लिए अच्छा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मनोरमा तुमसे प्रेम करती है। इस तरह से तुमने खुद को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें रचनाएं कर रखी है।
तभी कायरो की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। राम ने हाल हल हतबुद्धि यानी आश्चर्य से अपराधी श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। वो एकदम शर्मिंदा हो गया श्यामा के सामने। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगे, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षकता की आवश्यकता है, यानी तुम्हें अभी मेरे बहुत सारी संरक्षकता, यानी मेरी मित्रता की, मेरी समझदारी की, और तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है जीवन की। ऐसी जो जिस तरह का संदेह उसने अपने अंदर पाल रखा था, जिस तरह के द्वंद्व वो अपने मन में चला रहा था, उसके कारण तो वो मानसिक रोगी हो जाता। तो ऐसे में एक सच्चा मित्र क्या करता है? अपने मित्र की सहायता करता है। तो श्यामा एक सच्चे मित्र की तरह उसकी सहायता करना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है, उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर बचकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। तो इस तरह से जो पाठ में है कि मन में किसी भी तरह की संदेह को पाल लेने पर और उसमें फंस जाने पर उस पर विचार न करना पड़े कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये अपने आप के अनुमान लगाते हुए इसको जो इस स्थिति से जो राम निहाल ने अपने आप को खुद इस स्थिति में फंसा लिया था। सारी रचना जो थी कि श्यामा से प्रेम और मनोरमा के द्वारा उसको प्रेम किया जाना, ये सब उसकी अपनी मन गढ़ी हुई कहानी थी जिसमें वो फंसा हुआ था, और इसी फंसे हुए विचार के कारण ही वो दुख को पा रहा था। ठीक है, आप ये चैप्टर खुद पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। आपने पढ़ना है, हमने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है, आप देखिएगा, आप पढ़िएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।